नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये हमारी बाल विकास की अगली क्लास है आपकी। और इसमें हम वैज्ञानिकों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो आज के जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके लॉरेंस कोहलबर्ग, मनोवैज्ञानिक हैं जो, और इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो ये 2 वीडियो भी बन सकते हैं इसके। कोशिश करेंगे कि एक में ही समाप्त हो जाए, अगर नहीं होगा तो हम इसके 2 वीडियो बना देंगे, लेकिन डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। तो ये आपकी क्लास वर्ग 3 और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जितने भी आपके अभ्यर्थी हों सीटेट के हों चाहे वर्ग 3 के, तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके वर्ग 3 के लिए, सीटेट के लिए, और इसमें हम 13 आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ पेडागोजी है, सीडीपी पेडागोजी, ईवीएस ईवीएस पेडागोजी, इन सब के जो 13 क्लासें हैं आपकी प्रैक्टिस सेट हैं वो हो चुकी हैं। तो उनको जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। इसमें भी मैं लिंक पिन कर दूंगा लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। वैसे भी आपने आजकल ये नाम बहुत ज़्यादा ही सुना रखा होगा, लॉरेंस। तो इसे ये वो वाले लॉरेंस नहीं है, ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। कोहलबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इनका जो निवास स्थान है, ये जहाँ पैदा हुए थे वो जर्मन में पैदा हुए थे, जर्मन मूल के हैं ये। लेकिन कहाँ के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। फिर ने अपने जो ये वैज्ञानिक बने, मनोवैज्ञानिक बने, वो कहाँ के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ये माने जाते हैं। लेकिन मूल कौन सा इनका, जर्मन मूल का है ये, जिन्हें हम मुख्यतः अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जानते हैं। तो इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है, मूलतः नैतिक विकास। आपको ये जरूर याद रखना है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है। उनका यह सिद्धांत कई काल्पनिक कहानियों से प्रेरित है, जिसमें हिंज वाली कहानी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो हिंज थ्योरी क्या है, हिंज कहानी क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसके बारे में आपके लिए ये मेन पॉइंट हो जाते हैं कि ये जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, और इनके जो सिद्धांत है उसका नाम है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया, गत्यात्मक या फिर अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किसने दिए। अलग अलग प्रकार के सिद्धांत पूछे जाते हैं आपके। तो हिंज थ्योरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बना लिए जाते हैं। तो ये वन लाइनर के रूप में आप लिख लें। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग ने हिंज की इस कहानी को 10 से 16 वर्ष के कुछ बालकों को सुनाया, जिनके उत्तरों से ही इस सिद्धांत के 3 चरण बनाए गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कितने साल तक के लड़कों या बालकों को सुनाया गया। तो 10 से 16 साल तक के बालकों को कुछ कहानियां सुनाई गई थी, जिसके निष्कर्ष से इन्होंने 3 जो चरण है वो बनाए गए, उनके बालकों ने जो उत्तर दिया उसके आधार पर। आगे देखते हैं। उनका यह सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से लिया गया है। तो इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है। तो ये हो जाएगी आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो इनके जो सिद्धांत के प्रमुख कुछ शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, अगर ये शब्द आपको देखने को मिले तो आप इनसे भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। जैसे नैतिक दुविधा कहीं पर देखने को मिलती है, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। डिलेमा मीन्स आपकी दुविधा होती है। तो अगर ये शब्द मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड हैं ये। नैतिक दुविधा क्या कहलाती है, नैतिक विचारों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए पैदा हुई असमंजस की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊं, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, दुकान पर, आपको ये वाली भी टी शर्ट आपको पसंद आ जाती है, एक टी शर्ट ये पसंद आती है और ये कि आपको ये पसंद आ जाती है टी शर्ट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही लेनी है, तो आपके मन में जो दुविधा उस समय उत्पन्न होगी वही आपकी कौन सी, नैतिक दुविधा कहलाती है। कि दोनों चीज़ें पसंद हैं लेकिन आपको सिलेक्ट एक करना है,
तो वहाँ पे जो भी आपके मन में डिलेमा या दुविधा उत्पन्न होगी उसको कहा जाएगा आपका नैतिक दुविधा, दो में से एक का चयन करने पर। फिर आता है आपका पॉइंट है अगला, नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। तो इसमें नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कना कहलाती है। अब अगर आपको पहले तो बोल दिए कि इन दो चीज़ों में से आपको एक लेनी है, तो जो मन में दुविधा उत्पन्न होगी वो नैतिक दुविधा होगी। लेकिन फिर आपको जब इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा, तब आपके मन में कुछ जो रीजनिंग चलेंगी, तर्क चलेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ हम इसके लिए उपयोग में ला सकते हैं, और इसके लिए हम ये उपयोग में ला सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जब आप ऐसी रीजनिंग या तर्क लगाने लगते हैं दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए, तब उसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना या फिर मोरल रीजनिंग। ठीक है, अगला है आपका जो पॉइंट है वो है नैतिक व्यवहार, मोरल बिहेवियर। इसमें क्या कहा गया है, नैतिक तर्कना के बाद चयनित विकल्प को व्यवहार में लाना ही नैतिक व्यवहार है। जब आप पूरी तर्कना कर लेते हैं, रीजनिंग लगा लेते हैं, और आप जब फाइनली एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि हमको ये चीज़ लेना है, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद जब अपने व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, या जैसे टी शर्ट का उपयोग एग्जाम्पल दिया, जब आप उसको पहनते हैं तो उसको क्या नैतिक व्यवहार में उपयोग में लाने लगे हैं आप, तो इसको कहा जाता है नैतिक व्यवहार या फिर मोरल बिहेवियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं अच्छे से आपको नॉर्मली तरीके से समझा रहा हूँ अपने एग्जाम्पल देख के, जिससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अगर ये शब्द आपको दिमाग में बैठ जाते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चन जो है वो 100% आप सही कर लेंगे। अगला है आपका नैतिक व्यवहार, आपका हो गया। फिर है आपका इस सिद्धांत के कुछ चरण हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सिद्धांत के चरण, इस सिद्धांत के 3 चरण हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 उपचरण हैं, मतलब 3 चरण हैं और हर एक में 2-2 उसके उपचरण हो जाते हैं। तो आपके टोटल 6 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ये 3 अलग, इनके 3-3 2-2 6 अलग हो जाएंगे। सॉरी। कोहलबर्ग मानते थे कि उनके 6वें उपचरण में दुनिया के बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, लगभग 4 या 5%, जैसे गांधी जी और मार्टिन लूथर। तो इनके जो 6 चरण दिए गए हैं, तो इनका जो कोहलबर्ग का कहना है, जो फाइनल स्टेज है, जो 6वां चरण है, इस पर विश्व के लगभग 4% ही लोग पहुंच पाते हैं, जैसे गांधी जी, मार्टिन लूथर, जो बहुत बड़े दार्शनिक या व्यक्तित्व रहे हैं, महान व्यक्तित्व, वही पहुंच सकते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच पाता है 6वें स्टेज पर। तो क्या वो स्टेज हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों तक। यहाँ से आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो पहला चरण हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व नैतिक चरण, पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी चरण, प्री मोरल, प्री ट्रेडिशनल स्टेज। इसको क्या कहा जाता है, ये आपका पहला चरण है। आपका जो 3 चरण है उनमें से पहला आपका है पूर्व नैतिक चरण, जिसको पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी चरण भी कहते हैं। इंग्लिश में प्री मोरल या प्री ट्रेडिशनल स्टेज कहा जाता है। इसकी जो आयु रखी गई है वो 3 से 10 वर्ष की एज रखी गई है इसकी, पूर्व नैतिक चरण की। इसके अब 2 उपचरण हो जाएंगे। तो उसका पहला उपचरण है दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। क्या है इसमें, कुछ भी गलत सही नहीं है, बस उसी काम को मत करना जिसके लिए दंड मिले। जैसे हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। तो हिंज थ्योरी भी आपको बता देंगे। तो पहली जो स्टेज है वो 3 से 10 साल की बताई गई है, पूर्व नैतिक चरण, मतलब नैतिक चरण से पहले किया जाता है। आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि नैतिक चरण नहीं है इसका नाम, इसका क्या है, पूर्व नैतिक चरण, मतलब नैतिकता आने से पहले की जो आयु होती है वो, इसलिए 3 से 10 वर्ष रखी गई है। पहला इसका उपचरण है दंड और आज्ञा पालन। तो इनका इसमें क्या कहना है, कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, बस उस काम को मत कीजिए जिससे आपको दंड मिलता है। ठीक है, इसमें भी कहा गया कि अगर हिंज को दवा क्यों नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस पीटेगी। अगर वह नहीं पकड़ा जाता है तो उसको दवा जरूर चुरानी चाहिए। इस ये जो अवस्था है इसका, ये कहना है पहली का, पूर्व नैतिक चरण की जो पहली अवस्था है। अगली आपकी जो सेकंड अवस्था है
यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट मोरालिटी। अगर कोई काम गलत भी है तो भी उसे कर देना चाहिए अगर कार्य करने से अपना फायदा होता है। तो इस स्टेज में जो सेकंड स्टेज है आपकी पूर्व नैतिक चरण की, वो है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रिता। मतलब अहम केंद्रिता मतलब होती है अपने बारे में सोचना, अहम को ज़्यादा निर्णय देना। मतलब हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि दवा चुराने से उसे दवा भी मिल जाएगी और उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेज है ये क्या कहती है, ये खुद पर ज़्यादा जोर देती है, सेल्फिशनेस पर, कि अगर हमें को वह काम कर देनी चाहिए जिसको करने से हमारा काम भी हो जाए और हमें फ़ायदा भी हो जाए। तो ये क्या कहती है आपकी यांत्रिक सापेक्षता। इसका जो पहला चरण है आपका, वो क्या कहा जाता है कि दंड ना हो इसकी वजह से हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। ये जो पहला स्टेज है इसमें ये कहा जाता है क्योंकि अगर हमने गलत काम किया तो हमें दंड मिलेगा, इसके लिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना कुछ भी सही या गलत नहीं होता। ये पहली स्टेज का ये कहना है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, बस हमें ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दंड मिले। और सेकंड स्टेज ये कहती है आपकी कि अगर कोई काम गलत भी है तो भी उसे कर देने चाहिए क्योंकि अगर उससे को करने से हमको फ़ायदा होता है। तो ये आपकी पूर्व नैतिक चरण और इसके दो पूरे आपके उपचरण हो गए। इसमें क्या कहा जाता है, नोट देख लेते हैं। इस चरण में बालक में नैतिकता का अभाव होने के कारण उसकी नैतिकता बाहरी सत्ता से मिलने वाले संभावित दंड या फटकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने देखा कि इस चरण में बालकों के पास नैतिकता का अभाव होता है, इसलिए उसकी जो नैतिकता होती है वो बाहरी जो दंड है या पनिशमेंट है उससे उसके आधार पर ही निर्णय होती है कि उसको, अगर बच्चे को पता होगा कि ये काम करने से हमको दंड मिलेगी या सज़ा मिलेगी, तो वह ये बच्चा जो है वो काम नहीं करता है। वह इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अगर उसको दंड ना मिले तो चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो वो जरूर करेगा। ये आपका पहला स्टेज है। ऐसे ही दूसरी स्टेज है आपकी नैतिक चरण, परंपरावादी चरण या रूढ़िवादी चरण। इसमें से जो पूर्व था वो हट चुका है और इसके जो स्टेज है वो 10 साल से ऊपर आ जाएगी अब। तो इसको हम अगले वीडियो में आपकी सेकंड और थर्ड जो अवस्था है उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग लगने लगती हैं चीज़ें। तो आप इस चरण को बहुत अच्छे से ज़रूर याद कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। हम मिलते हैं सुबह अगली क्लास में। इसके जो आगे की सेकंड क्लास होगी लॉरेंस कॉइलबर्ग की सेकंड क्लास, उसमें आपको पूरा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।